So, dear student, in today's class, beta, we are going to start our chapter number 6. Chapter number 6 हमारा कौन सा है बेटा? हम यहाँ पे बेटा सेक्शन 2 ऑफ हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं. किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम लोग? सेक्शन 2 ऑफ हिस्ट्री को. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी मस्ट नो अबाउट सम बेसिक्स ऑफ सेक्शन 2. सेक्शन 2 सर बहुत मुश्किल लगता है सर जी. सेक्शन 2 में हमें याद नहीं होता सर. हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? ठीक है, देखो मेरा बच्चा, सेक्शन वॉज वेरी मच इजी. क्यों? उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैटल्स थी, मुगल्स थे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, एंड दैट वाज अ वेरी इजीएस्ट कंटेंट टू लर्न. बट जैसे ही आप सेक्शन 2 में आते हो तो इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं. और वो कौन सी चीजें बेटा? सबसे पहली चीज है बेटा आपको यहां पर जो बताएंगे, एंड दैट इज बेसिक्स ऑफ सेक्शन नंबर 2. बेसिक्स ऑफ सेक्शन नंबर 2. अब बेसिक्स ऑफ सेक्शन नंबर 2 में बेटा सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि देयर आर मैनी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. ठीक है, क्योंकि देखो ये पॉलिटिकल चीजें होती हैं बेटा, इसमें पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो बेटा वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए. ठीक है सर, कैसी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज? इंशाल्लाह आई विल शो टू यू. ठीक है, वैसे मैंने अपने जो सॉल्व्ड पीडीएफ बनाया है सेक्शन नंबर 2 का, उसके अंदर मैंने स्टार्ट में ही वो सारी टर्मिनोलॉजीज लिख दी हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं बेटा. नंबर 2 बेटा, there is a proper timeline in every chapter. So you must follow the proper sequence. ठीक है, तो टाइमलाइन भी अब आपको याद करनी पड़ेगी बेटा. ये वो चीजें हैं जो डेट्स हैं जिसमें आपको याद करना ही पड़ेगा और आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है भाई, तो टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस को हमने यहां पर देखना है. ठीक है, टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो टाइमलाइन हमें फॉलो करनी होगी. तो ये दो चीजें ऐसी हैं बेटा सेक्शन 2 में जो काफी डिफरेंट बनाती हैं इसको सेक्शन नंबर 1 से. तो हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम उसकी टाइमलाइन लिखा करेंगे. ठीक है, उसके टाइमलाइन के साथ उसके इवेंट्स को लिखा करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. डन हो गया बेटा? अब सर बात कर रहे थे आपके सामने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की. तो अब वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हैं बेटा, जरा हम यहां चल के देख लेते हैं. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस बेटा यू मस्ट नो कि इस पूरे सेक्शन के अंदर हम लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान डिफरेंसेस देखते रहेंगे. क्या देखते रहेंगे बेटा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान डिफरेंसेस. यू नो दैट के कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया. क्या थी बच्चा? मेजर पॉलिटिकल पार्टीज. सर जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी थी और मुस्लिम लीग किसकी थी? मुस्लिम लीग तो बड़ा सिंपल सा पता है भाई, मुस्लिम्स की थी. और कांग्रेस जो थी दैट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी जो क्लेम करती थी कि वो ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. बट एक्चुअली दे वर रिप्रेजेंटिंग, दे वर बैकिंग, दे वर सपोर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट बेटा? इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज. ठीक है, बात समझ आ गई? तो भाई दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. अब इनके बीच के क्लैशेस रहते हैं, एंड देयर विल बी सेवरल इवेंट्स व्हिच विल बी tied, which will be cancelled, which will be failed because of the clash between Congress and Muslim League. क्या कहा सर ने? कि भाई बहुत सारे इवेंट्स हम ऐसे पढ़ेंगे जो कि हमारे फेल हो गए, सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्लैश था. तो सर जी वो क्या क्लैश है? सबसे पहला क्लैश हमारे सामने आता है कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स वर्सेस सेपरेट इलेक्टोरेट्स. सर जी जॉइंट इलेक्टोरेट क्या होता है और सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? तो बच्चा जरा यहां देख लो कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स मीन ऑल पीपल नो मैटर मुस्लिम और हिंदू वोट टुगेदर एंड चूज द सेम रिप्रेजेंटेटिव. क्या मतलब? वोटिंग में ये नहीं देखा जाएगा कि मुस्लिम है या हिंदू है, दोनों एक साथ वोट कर सकते हैं और किसी सेम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हिंदू हो चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम हो, ये मैटर नहीं करेगा. ठीक है भाई, तो ये था आपका जॉइंट इलेक्टोरेट्स विच वाज अ डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जबकि मुस्लिम लीग इस चीज से अग्री नहीं करती थी. वो कहती थी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. वाई बेटा?
क्योंकि मुस्लिम लीग को पता था कि अगर ये जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉलो होता है तो हिंदूज वर इन मेजॉरिटी। हिंदूज वर नियरली द 75% ऑफ इंडिया एंड मुस्लिम्स वर नियरली 23 to 24% ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम्स को ये पता था कि अगर ये सिस्टम फॉलो होता है तो एवरी टाइम हिंदूज विल बी डोमिनेटेड। क्यों सर? बिकॉज बेटा दे वर इन मेजॉरिटी। तो तभी कांग्रेस इसकी ऑपोजिट चीज की डिमांड करती थी, दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब ये क्या होता है सर? पढ़ते हैं बेटा। सेपरेट इलेक्टोरेट मींस मुस्लिम्स एंड हिंदूज वुड वोट ओनली फॉर देयर ओन कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेटिव। ये हुई बेटा मेन चीज। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका सिंपलेस्ट मतलब बच्चा ये हुआ कि हिंदू जो है वो सिर्फ हिंदू रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकता है, मुस्लिम को वोट नहीं कर सकता। और मुस्लिम जो है वो सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकता है, हिंदू को वोट नहीं कर सकता। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड जॉइंट इलेक्टोरेट्स। समझ गए बेटा? दोनों का इस पे हो गया फड्डा। उन्होंने कहा भाई कि कांग्रेस कहती थी हमें जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए, कांग्रेस मुस्लिम लीग कहती थी नहीं भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है। नंबर टू, कांग्रेस का ये कहना था कि इंडिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज अ सिस्टम वेयर ऑल पावर्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट। क्या मतलब सर? हमें ये बात समझ नहीं आई, जरा आप एग्जाम्पल देके बताइए मेरा बच्चा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द रीसेंट पाकिस्तान। तो हमारी नेशनल पार्लियामेंट कौन सी है बेटा? जो इस्लामाबाद के अंदर है वो हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट है, नेशनल पार्लियामेंट है। इसके अलावा हमारे पास प्रोविंसेस में सिंध पार्लियामेंट है, सिंध गवर्नमेंट की। ठीक है। और पंजाब असेंबली है, सिंध असेंबली है, केपी असेंबली है, बलूचिस्तान असेंबली है। तो ये कौन सी असेंबलीज कहलाएंगी? ये कहलाएंगी प्रोविंशियल असेंबलीज। लेकिन जो इस्लामाबाद में हमारे पास असेंबली है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल असेंबली या सेंट्रल पार्लियामेंट। ठीक है भाई। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहती थी कि एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होगी बजाय प्रोविंसेस के। इसी को ही सेम उल्टा कर दो और इसमें क्या बोलेंगे? इसकी ऑपोजिट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर इसमें क्या होगा? बेटा जो बात हमने ऊपर पढ़ी उसी का ऑपोजिट हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ये कहती थी कि भाई पावर्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे, बल्कि पावर्स होंगे डिवाइड। किसके बीच में डिवाइड होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड होंगे। अगर मैं आज की एग्जांपल से बात समझाऊं, टेक द एग्जांपल ऑफ द रीसेंट पाकिस्तान। बेटा आई एम सेइंग ऑल द मेजर पावर्स विल बी ऑफ सेंट्रल असेंबली जो कि इस्लामाबाद में है, और प्रोविंसेस की कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मेरा बच्चा ऐसा नहीं होगा, अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद वाली, उसकी अलग पावर्स होंगी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स हैं, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, इनकी अपनी पावर्स होंगी। सो देयर विल बी पावर डिवीजन। दिस इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में फॉलो हो रहा है। ठीक है भाई। तो ये इस चीज पे भी क्लैश आ गया। कांग्रेस कहती थी यूनिटरी होनी चाहिए, मुस्लिम लीग कहती थी नहीं भाई फेडरल होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक और क्लैश की। मुस्लिम लीग ये कहती थी कि भाई देयर मस्ट बी 1/3 सीट्स टू द मुस्लिम इन द सेंट्रल असेंबली। सर 1/3 क्या होता है भाई? अच्छा मेरा बच्चा, अगर मैं 150 की बात करूं, 150 लोगों की बात करूं तो 50 इसका 1/3 है। ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 150 पीपल, 50 इज अ 1/3। ठीक है। तो सर ये क्या है? मतलब हमें समझ नहीं आया मुस्लिम ये क्यों कह रहे हैं। हालांकि क्या मुस्लिम की पॉपुलेशन इतनी थी मेरा बच्चा कि उनको 1/3 सीट मिलती? मुझे जल्दी जल्दी से आंसर करो। क्या मुस्लिम्स वर हैविंग पॉपुलेशन सो दे कैन डिमांड फॉर द 1/3 सीट्स? नो बेटा। अभी आपने देखा हिंदू 75% है और मुस्लिम 23 से 24% है। तो लॉजिकली मुस्लिम्स को 1/3 सीट तो नहीं मिलती। ठीक है। बट मुस्लिम्स वर डिमांडिंग। सर क्यों? सर क्यों मुस्लिम चाहते थे? देखो मेरा बच्चा, मुस्लिम्स को एक बात पता थी कि वो मेजॉरिटी में नहीं है। तो ये टाइम आएगा कि हिंदूज जो है वो कभी भी उनको डोमिनेट कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए जरूरी समझ रहे थे वो कि हमारे पास एटलीस्ट 1/3 होनी चाहिए।
ठीक है बेटा, दे वर डिमांडिंग फॉर वन थर्ड सीट फॉर देयर पॉलिटिकल राइट फॉर देयर फिजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मेजोरिटी हिंदूज। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हिंदू बहुत इजीली मान लेंगे बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस इजीली मान लेगी कि हाँ भाई ठीक है आप वन थर्ड ले लो? नो बेटा, नो वन थर्ड सीट्स टू द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल असेंबली। चलो भाई, ये आ गया बहुत बड़ा क्लैश, दरार पड़ गई दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये बात बस आपने याद रखनी है, देयर विल बी मैनी थिंग मेरा बच्चा जो इस वजह से कैंसिल हो जाएंगी। सर एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल लो, शिव आपकी वो जो आ गया कह लो अपना इवेंट जो था उसका अपना मेरे जहन से निकल रहा है, मुझे एक रिमाइंड करा दो। हाँ, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, ये स्लिप हो गया था मेरे दिमाग से। नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये क्लैश आएगा, जिना के 14 पॉइंट्स में ये क्लैश आएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में ये क्लैश आएगा। ठीक है, तो ये बड़े बड़े इवेंट जो है हमारे, ये फेल हुए बेटा सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? इसी क्लैश की वजह से। ठीक है मेरा बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ने काफी टाइम क्यों लगा दिया इस पे? क्योंकि ये बेस है बेटा सेक्शन 2 की। बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, एग्जीक्यूटिव का क्या होती है, और जुडिशरी क्या होती है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। बाई कैमरल क्या होती है, यूनी कैमरल क्या होती है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब सर आपको समझाएंगे कुछ और बेसिक बातें। ठीक है, चलो अब हमें जाना पड़ेगा हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब मेरा बच्चा आपने एक चीज देखी, जहां से हमने सेक्शन 2 को लीव किया उसके आगे क्या होता है? आपने मेरे साथ एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास 1600 से लेके 1858 तक जो रूल रहा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा था। कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बट बेटा आपने मेरे साथ ये भी पढ़ा कि सर जी 1858 में ईआईसी को तो अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो फिर क्या होता है सर जी? 1858 से 1858 से मेरा बच्चा इंडिया की जो कमांड थी, इंडियाज कमांड केम अंडर क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, किसके अंडर कमांड आ गई थी बेटा? क्वीन विक्टोरिया के अंदर कमांड आ गई थी। क्यों? क्योंकि शी बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड लिटन हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड द क्वीन विक्टोरिया एज एन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो सर जी इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए? इसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं मेरा बच्चा? इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे एक टॉपिक आता है, दैट इज प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858। कौन सा टॉपिक आता है हमारा? प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858। चलो भाई चल के देखते हैं कि व्हाट वाज प्रोक्लेमेशन एक्ट। अब बेटा इससे पहले मैं चाह रहा हूं कि हम टॉपिक कंटिन्यू करें, हम क्यों ना इसकी टाइमलाइन मेंशन कर लें ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो प्रोक्लेमेशन एक्ट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग टाइमलाइन को मेंशन कर लेते हैं। तो स्टार्ट राइटिंग टाइमलाइन विद मी फ्रॉम 1905 टिल 1919। चलो भाई, सबसे पहले हमारे पास जो इवेंट आएगा वो 1905 का इवेंट आएगा। ठीक है, तो हम 1905 के इवेंट को लिखते हैं, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर 1906 का इवेंट हमारे पास आता है, दैट इज शिमला डेपुटेशन। ठीक है, इसके बाद वी हैव 1906 अगेन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है भाई, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर हमारे पास डायरेक्टली बेटा 1909 का इवेंट आता है, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट मेरा बच्चा 1911 का इवेंट आता है, दैट इज द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, मतलब जो पार्टीशन 1905 में हुआ था अब उसका रिवर्सल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद 1916 आएगा हमारे पास, दैट इज लखनऊ पैक्ट। फिर हमारे पास आएगा 1919, दैट इज बेटा मॉन्ट फोर्ट रिफॉर्म्स, जिसको हम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 भी कहेंगे। सर जी फिर 1919 में और भी चीजें आती हैं, वो क्या हैं बच्चा जी? 1919 में हमारे पास एक तो राउलेट एक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, राउलेट एक्ट। ठीक है, राउलेट एक्ट को हम और भी क्या कहते हैं?
हम कहेंगे द एनार्कियल एंड द एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ इंडिया, ये भी इसका एक नाम है। इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमृतसर मैसेकर आ जाता है। और फिर अमृतसर मैसेकर आएगा, फिर फर्दर ऑन अगर हम 1919 को देखेंगे तो फिर हमारी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा ये हमारी टाइमलाइन है, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन जिसको हम कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं लिख रहा था और मैं आपके साथ शो भी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा से रिफ्रेश कर दी स्क्रीन। अब यहाँ पर देख लो बेटा, मैंने ये चीज़ लिख दी है। और अब आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आप चाहो तो इसको लिख लो। इट्स बेटर बेटा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ इज इट क्लियर बेटा? स्क्रीन क्लियर हो गई? अब मुझे बताइएगा। हाँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अच्छा बेटा, अब देखो हमें ना ये भी देखना होगा कि ये सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे 14 मार्क्स बन सकता है। ये तो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब भी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारा तो मेन टारगेट 14 मार्क का क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि वो एक मेजर मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो हम उसको किसी भी तौर पे बेटा इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा कि विच कैन इजीली बी टारगेटेड फॉर द 14 मार्क क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो मैं लिखना शुरू कर दूं। बच्चा सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी से अप्रूवल दो ताकि फिर हम आगे बढ़ें। सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट इट लेटर। चलो, अब मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूं भाई, जिसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। 14 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा बनता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर। ठीक है, किस पे बनेगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल। कैसे बेटा? ऐसे कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वर मोर इंपॉर्टेंट in the partition of Bengal in 1905. Full stop. Do you agree? Explain your answer. ठीक है बच्चा, अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको सिंपल सिंपल एक ही वे लिखवाऊंगा। यू कैन सी लेटर ऑन कि भाई इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं, इसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। बट दिस इज अ वेरी इजिएस्ट वे ऑफ दिस क्वेश्चन कि भाई क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर ही एक मेन रीजन था फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, तो हम इसी फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। नंबर 2 बेटा, आपसे पूछा जा सकता है रीजंस ऑफ रिवर्सल ऑफ पार्टीशन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन होगा और कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है बेटा कि टू व्हाट एक्सटेंट स्वदेशी मूवमेंट was the only reason was the only reason behind the reversal of partition of Bengal। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है भाई, ये एक आ गया 14 मार्क का क्वेश्चन कि भाई क्या रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी बेटा, हिंदूज ने जो स्टार्ट की थी, क्या यही एक मेन रीजन है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। सर जी तीसरा क्वेश्चन किससे रिलेट आएगा मेरा बच्चा? तीसरा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रिलेटेड। ठीक है भाई, तो हम यहां पर लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमएल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। और कैसे कह सकते हैं बेटा? हिंदूज वर हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, या फिर ऐसे कह देते हैं आईएनसी वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ हिंदूज, दैट्स वाई मुस्लिम लीग formed in 1906
आगे वो आपसे कह सकते हैं हाउ फार यू अग्री, हाउ फार यू अग्री, एक्सप्लेन, हाउ फार यू एग्री, एक्सप्लेन। इस तरह का कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि देखो मुस्लिम लीग फॉर्मेशन में कोई एक फैक्टर नहीं था, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन के चार फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। विक्ट्री ऑफ द लेबर पार्टी, फिर शिमला डेपुटेशन की सक्सेस, फिर हिंदूज का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिर्फ हिंदूज को रिप्रेजेंट करना, मुस्लिम्स को इग्नोर करना, ठीक है, फिर आर्य समाज मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज मूवमेंट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें सिर्फ हमने हिंदूज की जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी, उसको ऐसा शो किया कि भाई आईएनसी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ हिंदूज। क्या यही एक मेन रीजन था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का? ठीक है। अब आपके सामने सर एक लास्ट 14 मार्क का क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और जो बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। और वो है बेटा सिचुएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1909 एंड 1919। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें वो आपसे मल्टीपल चीजें पूछते हैं। कैसे बेटा पूछेंगे? वो ऐसे पूछेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट attempts made in India during 1909 and 1919 brought stability, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, स्टेबिलिटी या कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। ठीक है, कुछ भी इस तरह का वर्ड यूज हो सकता है। अब देखो ये ना ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है। अब ये क्यों प्रॉब्लम करता है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ किस वजह से प्रॉब्लम करता है। क्योंकि देखो इसमें ना 1909 से लेके 1919 तक के इवेंट्स हैं। तो अगर तुम इसकी मार्किंग स्कीम बनाते हो तो तुम्हारे पास बेटा एक्सप्लेनेशन वन में तुम सबसे पहले तो जाहिर सी बात है मॉडलेमेंटो को लिखोगे। किसको लिखोगे तुम लोग? मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स को लिखोगे। ठीक है, क्योंकि वो 1909 के हैं। एक्सप्लेनेशन टू में यू विल गोइंग टू राइट अबाउट लखनऊ पैक्ट। ठीक है, क्योंकि वो आपका 1916 में, या फिर आप ऐसे कह सकते हो मेरा बच्चा कि रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी तो एक अटेम्प्ट थी ना। तो इसने कितना स्टेबिलिटी की, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन थ्री में आप बात कर सकते हो अपने लखनऊ पैक्ट की। ठीक है, इसने स्टेबिलिटी की थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई थी बेटा उसको काम डाउन किया था। ठीक है, इसके बाद यू कैन टॉक अबाउट मॉन्ट फोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर राउलेट एक्ट की भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली आपकी टाइमलाइन होगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट आपके इस चैप्टर को कवर कर रहा होता है। और लास्ट में यू विल राइट द कंक्लूजन। ठीक है, सिंपल बेटा। तो मुझे बताओ कि क्या इसके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस तुम्हें समझ आ गए कि कौन कौन से इसके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, हमने किस किस तरह से तैयारी करनी है। तो ये एक लेंदी चैप्टर है, इंडीड बेटा एक लेंदी चैप्टर है। तो इसको हमें जरा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो हम ऊपर बात कर रहे थे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग ये वाली बात कर रहे थे। तो जरा मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है भाई। प्रोक्लेमेशन की तो हमने बात कर ली थी। प्रोक्लेमेशन के बाद सर जी क्या क्या चेंजेस आए हैं तो वो हम आपको बताते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले जरा चल के प्रोक्लेमेशन एक्ट को तो देख लें बेटा कि प्रोक्लेमेशन एक्ट क्या था। अब प्रोक्लेमेशन एक्ट था कि बहादुर शाह जफर को, तो अब कंप्लीटली यू नो दैट कि मुगल एम्पायर वाज एबॉलिश्ड। विद द मुगल एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो एबॉलिश्ड एंड क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट कहेंगे बच्चा तो ये कहेंगे कि भाई इंडिया की पूरी कमांड ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के प्रॉपर क्वीन के हाथों में चली गई। शी बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन ने कुछ बड़े बड़े काम किए। कौन से बड़े काम किए सर? सबसे पहले क्वीन ने बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसा ब्लैक लॉ जो कि एनेक्सेशन में ब्रिटिश को हेल्प कर रहा था उसको कर दिया खत्म। मतलब एक तरह की श्योरिटी दे दी रूलर्स को, लोकल प्रिंसेस को, कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू टेक योर लैंड्स फर्दर। आप लोग रूल करते रहो, रिलैक्स रहो, चल करो। ठीक है। नंबर टू चीज हम यहां पर कह सकते हैं मेरा बच्चा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गेव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। means no forceful conversions. British will not impose their religion over the India. ठीक है बेटा। तो इस तरह से कुछ बेनिफिट्स इंडियंस को दिए गए। ये तो मैंने कुछ बेनिफिट्स यहां पर लिखे हैं।
लेकिन इसके अलावा मैं और भी चीजें आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। जैसे देखो, पहली बात कि अब ब्रिटिशर्स ने कुछ मेजर चेंजेस भी कर दिए थे। आप लोग जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ते रहे तो उसमें आप जो मेजर पोस्ट थी इंडिया में वो गवर्नर जनरल की पढ़ते रहे। गवर्नर जनरल्स की लॉन्ग लिस्ट है। बट यू नो दैट कि जैसे ही क्वीन आई तो वो गवर्नर जनरल की पोस्ट आपकी वाइसरॉय की पोस्ट से चेंज हो गई। किससे चेंज हो गई बेटा? वाइसरॉय की पोस्ट से चेंज हो गई। इसके साथ साथ अब ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को बहुत केयरफुली डील करना शुरू कर दिया। ठीक है, उनको वो रिस्पेक्ट, उनको वो वैल्यू देना शुरू कर दी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे नहीं मिल रही थी, एंड दैट वाज स्टार्टेड अंडर द क्वींस रूल। ठीक है, साथ ही साथ बेटा उन्होंने इंडिया के अंदर डेवलपमेंट को भी बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया वहां पर, और डेवलपमेंट भी स्टार्ट की, लेकिन इतना तेजी से नहीं। बहुत स्टीडी डेवलपमेंट थी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट की। कैनाल्स बिल्डअप किए, टेलीग्राफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, रेलवेज पे काम करना शुरू किया। साथ ही साथ आप देख लो कि कहीं ना कहीं इंडियंस को अब पॉलिटिकल रिलैक्सेशन भी देना शुरू कर दी, ताकि इंडियंस पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। ठीक है, पॉलिटिक्स में एक्टिव हों, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू की। दैट वाज सम पॉजिटिव थिंग्स व्हिच केम टू इंडिया आफ्टर द प्रोक्लेमेशन एक्ट। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसका आउटकम क्या था? इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। अब सर जी आप हमें क्या बात बताना चाह रहे थे? अब बात यह है कि देखो, अब हमें थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन थी वो गवर्नर जनरल की हुआ करती थी। ठीक है, बट जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश होती है तो दिस पोस्ट वाज चेंज विद द वाइसरॉय। किससे चेंज हो गई बेटा? वाइसरॉय से चेंज हो गई। क्योंकि इसकी शॉर्ट, इसके फुल फॉर्म क्या है? वाइस रॉयल। मतलब ये क्वीन का एक तरीके से वाइस था, रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल की पोस्ट किस में चेंज हो गई मेरा बच्चा? वाइसरॉय की पोस्ट में। अब मैं एक चीज एडिशनल और बताना चाहता हूं, और वो क्या है मेरा बच्चा? कि अब हम देखते हैं कि पावर हिरार्की उस वक्त क्या थी। क्या मतलब हुआ सर पावर हिरार्की का? मतलब उस टाइम पे पावर डिवाइड कैसे थी। ठीक है, चलो भाई, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पावर हिरार्की इन इंडिया आफ्टर 1858। मतलब पावर डिवाइडेड कैसे थी? सबसे पहले देखो, जो टॉप मोस्ट पोजीशन थी वो थी आपकी क्वीन की। किसकी थी बेटा? क्वीन की। बट शी वॉज अ नॉमिनल हेड, प्लस कैन नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विदाउट अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश, पूरी बात लिखना, ऑफ ब्रिटिश पीएम। ठीक है, तो क्वीन देखने में तो एक हेड है, ठीक है, लेकिन क्वीन रियल हेड नहीं है। ठीक है, क्वीन रियल हेड नहीं है बेटा। क्वीन विक्टोरिया वॉज द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। यू नो दैट कि ना, ब्रिटेन में भी इस तरह की सिस्टम चलता है, मोनार्की चलती है। मोनार्की, लेकिन वहां पर प्रॉपर मोनार्की नहीं है। ठीक है, किंगडमशिप होती है, फिर मोनार्की उसकी तरह की होती है। तो यहाँ पर क्या है, अभी भी किंग्स एंड क्वींस का चक्कर चलता है। अभी आपने देखा था ना रिसेंटली, ब्रिटेन की क्वीन जो थी उनकी डेथ हुई थी, उनके बाद फिर उनका किंग चार्ल्स उनका बेटा है। ठीक है जी, आई थिंक बेटा है या उनका शौहर है, पता नहीं भाई। तो अब क्या होता है कि वहां पर भी ये सिस्टम चलता है, लेकिन सऊदी अरब में ये सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि वहां पर ऑल द पावर, सुप्रीम पावर किंग की होगी। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में क्वीन तो है, किंग तो है, लेकिन उनकी सुप्रीम पावर नहीं होती। वो सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं बेटा, और असल काम जो करने वाले होते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर रख देंगे भाई नंबर 2 पे ब्रिटिश पीएम। ठीक है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आ गई। ठीक है, इसके अंडर अपॉइंट होता है आपका सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अभी आप आगे चल के मेरे बच्चा पढ़ोगे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, तो उसमें आपको सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया का नाम भी दिखाया जाएगा और वाइसरॉय का नाम भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो सेक्रेटरी, अभी देखो नंबर वाइज लिख रहा हूं तो मतलब पावर्स के हिसाब से लिख रहा हूं। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा पावर, फिर सेक्रेटरी स्टेट की पावर, फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पावर। अच्छा, इससे नीचे अपॉइंट होते थे आपके प्रोविंशियल गवर्नर्स। ठीक है, जो कि आपके मेजर मेजर प्रोविंसेस में होते थे, लाइक आप कह दो बंगाल है, फिर आपका मद्रास है, फिर आपका बॉम्बे है। ठीक है, इसके अंदर अपॉइंट होते थे। और इससे नीचे भी आपके पास अपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन वो हमें इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे और लोकल ऑफिशियल्स होते थे, जो कि
पुलिस वगैरह विलेज लीडर्स को डील करते थे, उनके साथ मैनेजमेंट करते थे, ठीक है। तो वी डू नॉट नीड टू गो टू मच डेप्थ एंड दैट विल बी इनफ कि भाई हमने यहाँ पर इस चीज को लिख दिया। सर वाई कांट क्वीन इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया व्हेन शी इज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया? बेटे क्योंकि इंडिया में, क्योंकि ब्रिटेन में सैमी जो है वो मोनार्की है, पार्शियल मोनार्की है, और वहां पर मेन जो चीज है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, क्योंकि बेटा वो एक तरह की आप कह दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को फॉलो करते हैं बेटा, ठीक है। वहां पर क्या है, पार्लियामेंट सिस्टम है। तो इस वजह से बेटा क्वीन की बहुत लिमिटेड पावर्स हैं। अच्छा, क्वीन जितने भी डिसीजन लेंगी वो सारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ होंगे। क्वीन अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकती। अब सर आपने ये बातें क्यों बताई? क्योंकि जब मैं तुम्हें पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ाता तो मैं कहता कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गवर्नर टू कंट्रोल बंगाल, तो तुम्हें उस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि सर गवर्नर कौन होते हैं, सर वाइसरॉय कौन होता है, सेक्रेटरी स्टेट कौन होता है। तो मैंने आज की क्लास मेनली तुम्हारी बेसिक्स बनाने पे मतलब समझो कुर्बान कर दी, ताकि तुम्हारे सेक्शन 2 के बेस स्ट्रांग हो जाए बेटा। तो अब ये तुम्हें बात याद रहेगी कि पावर डिवीजन कैसे है। क्वीन दिखने में हेड है, लेकिन सारा गेम जो है भाई वो प्राइम मिनिस्टर साहब का है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मेरा बच्चा हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज सर जी पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ? ठीक है, तो यहां पर हम हमारा 14 मार्क का क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। ये हो चुका है 14 मार्क का क्वेश्चन ओपन। जब हम 14 मार्क कर लेंगे ऑटोमेटिकली हमारा 7 मार्क का क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। तो अब देखो मैंने कैसे लिखा है। द जोग्राफिक टू व्हाट एक्सटेंट जोग्राफिकल फैक्टर वाज द ओनली रीजन विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द 1905, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो अब बेटा इसमें हमने दो चीजें हाईलाइट करनी है बच्चा, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि भाई यहां पर हमारे पास जोग्राफिकल फैक्टर एग्जामिनर स्टेटमेंट है एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारा मेन थीम है। क्या है बच्चा? पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारा मेन थीम है। सो योर एवरी एक्सप्लेनेशन मस्ट बी लिंक्ड विद द रीजन ऑफ पार्टीशन। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि तुम वाकई किसकी बात कर रहे हो बेटा, रीजन ऑफ पार्टीशन की बात कर रहे हो। वहां से सेरेमोनियल हेड का मतलब होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पावर वाला हेड, जिसकी कोई इतनी मैसिव पावर्स नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बेटा अनफाल, बहुत अच्छा समझाया, जबरदस्त। ठीक है भाई, अब जरा देखो क्या क्या चीज है हमारे पास। जोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, डिमांड ऑफ सेल्फ रूल एंड ब्रिटिश वांट टू डिवाइड एंड रूल, फॉर एक्सप्लेनेशन। अब जरा चल के पढ़ते हैं कि भाई ये क्या चीज है। नंबर वन बेटा कि बंगाल वॉज अ वेरी वेरी लार्ज प्रोविंस, यू नो दैट, कि बहुत बड़ा प्रोविंस था, उसमें बहुत डेंस फॉरेस्ट थे, रिवर नेटवर्क था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वन गवर्नर टू रूल द एंटायर बंगाल। क्या कहा सर ने? कि बंगाल बहुत बड़ा था, एक गवर्नर के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो पूरे के पूरे बंगाल को टेक केयर करे, क्योंकि बंगाल की 80 मिलियन पॉपुलेशन है। इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, इट्स अ मैसिव पॉपुलेशन। ठीक है भाई, तो किस चीज में प्रॉब्लम हो रही थी? एडमिनिस्टर करने में। ठीक है, और किस में प्रॉब्लम हो रही थी? टैक्स को कलेक्ट करने में, हेल्पिंग पीपल। ठीक है, क्योंकि साइक्लोन्स और फ्लड्स बहुत कॉमन थे मेरा बच्चा, क्योंकि बंगाल के साथ एक लॉन्ग कोस्टल एरिया है। सो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो बेटा टू मेक इट इजियर टू गवर्न, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, कौन से थे वाइसरॉय? उनका नाम भी आ चुका है, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। बेटा उस टाइम के इंडिया के वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कर्जन। ही डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस, इनटू टू प्रोविंसेस बेटा। दैट वाज द फर्स्ट रीजन के बंगाल को डिवाइड किया गया। डन हो गया, we are done with the first explanation. Come to the second one, economic disparity between Hindus and Muslim. सर जी ये क्या है? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। बच्चा, Hindus were very much better in every aspect as compared to Muslim. Like they were the landlords, they were having the shops, they were having the farms, they were having the printing press, they were well educated. तो वो हर एक्सपेक्ट से मुस्लिम से बेटर थे इन द बंगाल। अच्छा, बंगाल की ओवरऑल पॉपुलेशन देखे ना तो ओवरऑल पॉपुलेशन वाज ऑफ द मुस्लिम्स, वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। बट इन द वेस्ट बंगाल मेनली हिंदू पॉपुलेशन वाज लिविंग, और वो काफी वेल ऑफ थे, while Muslims were working as a tenant, as a labor, as a worker on the farms, in the shops and the press of Hindus.
अब ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि यार इस तरह तो मुस्लिम आगे बढ़ ही नहीं सकते, सो वी मस्ट गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड प्रोग्रेस इन इंडिया। ऐसे ये क्या सोचा उन्होंने भाई, कि भाई मुस्लिम बेचारे कब तक ऐसे काम करते रहेंगे, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब ये बात तो चलो डाइजेस्ट नहीं हो रही बेटा, कि ब्रिटिशर्स को अचानक से मुस्लिम का इतना ख्याल कहाँ से आ गया है भाई? क्या सोचते हो तुम लोग? अचानक से इतनी हमदर्दी, अचानक से इतनी प्यार मोहब्बत कहाँ से आ गई मुस्लिम्स के लिए? तो कहीं ना कहीं वी कैन रिलेट इट विद द एफर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान। रिमेंबर चैप्टर नंबर 4, क्या देखा था? सर सैयद ने बहुत एफर्ट की हिंदू मुस्लिम, सॉरी ब्रिटिश मुस्लिम्स को रिकनसाइल करने की। तो कहीं ना कहीं ये उसका आउटकम हम कह सकते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया मेरा बच्चा? Britishers aim to help Muslims by creating new province of ईस्ट बंगाल। ठीक है भाई? अब देखो बेटा, अगर हम ये पूरा एक बंगाल बनाते हैं, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई, बीच से आधा कर दिया, वेस्ट बंगाल हिंदूज को दे दिया, ठीक है, और ईस्ट बंगाल किसको दे दिया भाई? मुस्लिम्स को दे दिया, ताकि वो प्रोग्रेस कर सकें और अपने लिए खुद काम कर सकें, अपने फार्म्स पे काम कर सकें। डन। नंबर 2 डन। नंबर 3 बेटा, डिमांड फॉर द सेल्फ रूल बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर जी ये क्या है? अब समझना बेटा, देखो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से सर जी? जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। किसका नाम ले लिया सर जी? बाल गंगाधर तिलक की बात करें। इस तरह के जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, दे वर गिविंग सम पैशनेट प्रोवोकिंग स्पीचेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के सामने इस तरह की स्पीचेस दी जाएं ताकि लोगों को उकसाया जाए, एंड वी कैन गेट द सेल्फ रूल, वी कैन गेट द सेल्फ रूल। सर जी ये सेल्फ रूल का क्या मतलब है? सेल्फ रूल का मतलब है मेरा बच्चा, कि इंडिया के अंदर के जितने भी मैटर्स हैं, दे मस्ट बी इन द कंट्रोल ऑफ इंडियंस, ना कि ब्रिटिश। ठीक है भाई? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक क्लास में बैठे हुए हो, क्लास को डील मैं कर रहा हूं, मैं क्लास से बिलोंग नहीं करता, मैं बाहर से कोई आया हुआ फॉरेनर हूं, ठीक है, तो आप लोग ये बोलोगे सर जी ये हमारी क्लास है तो हमारी मनमानी चलनी चाहिए, हमारे लॉस चलने चाहिए, तो आप प्लीज हमें अथॉरिटी दे दें, ना कि आप डिसाइड करें, क्योंकि आपको क्लास का कुछ नहीं पता, क्योंकि आप बाहर से आए हैं। ठीक है? तो इंडियंस स्टार्टेड डिमांडिंग कि भाई हमें सेल्फ रूल मिलना चाहिए। वर्ड पे गौर करो, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल, ठीक है, तो हमें सेल्फ रूल मिलना चाहिए। तो अब ब्रिटिशर्स उस लेवल पे, उस टाइम पे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव सेल्फ रूल टू द ब्रिटिश, टू द इंडियंस। सॉरी अगेन रिपीटिंग, एट दैट स्टेज मेरा बच्चा, ब्रिटिशर्स वर नॉट विलिंग, नॉट इंटरेस्टेड टू ग्रांट सेल्फ रूल टू द इंडियंस। सर ऐसा क्यों है? सर ऐसा क्यों है? इसका भी हम आगे चल के रीजन पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी एक सेल्फ रूल के ऊपर क्वेश्चन आता है, कि व्हाई ब्रिटिश नॉट ग्रांटेड सेल्फ रूल टू द इंडियंस। सेल्फ रूल का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं मेरा बच्चा, अगर समझ नहीं आया तो इसका मतलब है इंडियंस वांटेड ऑल द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया इन द कंट्रोल ऑफ इंडियंस, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है? तो ब्रिटिशर्स ने अब क्या करना है, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक न्यू काम कर दिया बेटा। एक न्यू काम क्या कर दिया? बंगाल को पार्टीशन कर दिया, ताकि हिंदूज की अटेंशन फ्रॉम द सेल्फ रूल से हटके पार्टीशन ऑफ बंगाल पर आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? They just wanted to divert the attention of Indian National Congress from the matter from the matter of self rule to the matter of partition of Bengal। बिल्कुल ऐसी है बेटा, ऑटोनॉमी, हाँ सेल्फ ऑटोनॉमी। डन हो गया बच्चा? तो ये था हमारा थर्ड रीजन। कम टू द एक्सप्लेनेशन नंबर 4, ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड एंड रूल। अब ये ब्रिटिश का पूरा इंटरेस्ट है बेटा। अब उन्होंने क्या किया? देखो भाई, ब्रिटिश यूज देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू वीकन इंडियन यूनिटी। सर लेकिन क्यों? बेटा रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जिससे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सर जी वो कौन सा इंसिडेंट था? वो था 1857 की वॉर, जहां पर वैसे तो लैक ऑफ यूनिटी थी, बट समहाउ कहीं ना कहीं साथ मिलके तो अटेम्प्ट की थी ना सबने। ठीक है भाई? तो Britishers were quite worried about this kind of problem that might happen again, so they do not want unity between Hindus and Muslims। क्या कहा सर ने? Britishers were not willing to willing to see again the unity between Hindus and
मुस्लिम्स। तो वो चाहते थे कि हम इनको डिवाइड करके रखें। ठीक है भाई। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, इनको डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है? रिलीजन। क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ रिलीजन। तो ब्रिटिशर्स ने उनको रिलीजन के बेसिस पे ही डिवाइड कर दिया, कम्युनल डिफरेंसेस के बेसिस पे ही डिवाइड कर दिया, ताकि उनको ये बात याद रहे कि भाई देखो, ब्रिटिशर्स ने हमें सेपरेट किया है, वेस्ट में सिर्फ हिंदू रहेंगे और ईस्ट में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो उनके बीच में क्या आ गई बेटा? डिसयूनिटी आ जाएगी डेफिनेटली। अब देखो, लॉजिकली जो हिंदूज थे, दे वर नॉट विलिंग फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सो दे स्टार्टेड हेटिंग द मुस्लिम्स एंड रेजिस्टिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। दूसरी तरफ मुस्लिम्स इस पार्टीशन से बहुत खुश थे। तो वो जब देखेंगे कि भाई हिंदूज हमारी खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे हमारे पार्टीशन के खिलाफ जा रहे हैं बेटा, तो वो हिंदूज को हेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, टू क्रिएट अ डिस्प्यूट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स बाय डिवाइडिंग बंगाल। और यही उनका मेन मिशन था बेटा, बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मुझे जरा जल्दी से बताओ कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के हमने रीजंस पढ़े हैं, क्या ये सब क्लियर हो चुके हैं बेटा? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? एक दफा अप्रूवल दे दो बेटा। डन हो गया? प्रॉपर तरीके से बेटा, किसी को कोई डाउट है तो फौरन पूछ लो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत इजी टॉपिक होता है, एंड हर स्टूडेंट चाहता है ये टॉपिक आ जाए तो हम आराम से इसको कर लें। ठीक है, अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास और कौन से रीजन है। अब हम देखते हैं कि भाई टू व्हाट एक्सटेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सक्सेसफुल ड्यूरिंग 1905 एंड 1911। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? अभी तो हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं, हमने सिर्फ पार्टीशन पे और इसके रिवर्सल पे देखा था। बट स्टूडेंट्स, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो कम इन योर पेपर। अब इसमें आपने रीजंस को नहीं लिखना है, बी वेरी केयरफुल। एक दफा मैंने इस तरह का क्वेश्चन पेपर में दिया, बच्चों ने इसको रॉन्गली अंडरस्टैंड किया बेटा, और उन्होंने जल्दी जल्दी से पार्टीशन के रीजंस लिखना शुरू कर दिए और पार्टीशंस के रिवर्सल के रीजन लिखना शुरू कर दिए। बट इन दिस क्वेश्चन यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनी रीजन ऑफ पार्टीशन, बट दिस क्वेश्चन इज मेनली रिलेटेड टू द आउटकम। अब हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कितना सक्सेसफुल रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, we are going to write the success, two explanation of success of partition of Bengal and two explanation of failure of partition of Bengal। समझ गए मेरी बात को? टू रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो उसके सक्सेसफुल आउटकम्स थे, और टू रीजंस है बेटा उसके ड्रॉबैक्स के, जो कि अनसक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो सक्सेस में हमने लिखा कि ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, दैट इज अ सक्सेस। क्या मतलब बेटा? देखो बेटा, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, नाउ ब्रिटिशर्स वर एबल टू एडमिनिस्टर बंगाल प्रॉपरली। इतना बड़ा प्रोविंस, इतनी मैसिव पॉपुलेशन जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था, टेक केयर करना मुश्किल था, टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल था, अब ब्रिटिशर्स बहुत प्रॉपरली उसको डील कर रहे थे। ठीक है, प्रॉपरली टैक्स कलेक्ट हो रहा था, कम्युनिकेशन बेटर हो गई थी, गवर्नेंस बेटर हो गई थी। तो हम कह सकते हैं भाई, देयरफॉर इन शॉर्ट टर्म द पार्टीशन सीम्ड सक्सेसफुल एज इट ब्रॉट समवॉट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड डेवलपमेंट। कितनी सिंपल सी बात थी कि भाई देखो, हमने सिंपल ये कहा कि अब इस डिवीजन की वजह से, इस पार्टीशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स काफी बेटर हो चुके थे। नाउ ब्रिटिशर्स वर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दीज रीजन्स, वहां डेवलपमेंट भी हो रही थी। तो ये हमने एक पॉजिटिव सेंस में यहां पर लिख दिया बेटा। ठीक है जी, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर टू बेटा, व्हाट वी आर हैविंग बेनिफिट्स टू मुस्लिम सक्सेस। इंडीड इट वाज अ बिग सक्सेस कि यहां मुस्लिम्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी बेटा। सर जी वो क्या अपॉर्चुनिटी थी? द क्रिएशन ऑफ ईस्ट बंगाल ब्रॉट सर्टेन एडवांटेजेस। किसके लिए मेरा बच्चा? फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि मुस्लिम मेजॉरिटी को एक सेपरेट पार्ट मिला है। क्या मिला है? दोबारा बोल रहे हैं, दिस वॉज अ फर्स्ट टाइम व्हेन मुस्लिम मेजॉरिटी फॉर्म्ड इन अ प्रोविंस। अच्छा, इससे क्या होगा? अब इससे मुस्लिम्स का एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और वो ज्यादातर और ज्यादा उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, उनके अंदर अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी का सेंस आएगा कि हम सेपरेट हैं, देखो हमें अलग प्रोविंस दिया है,
है ना भाई। वी आर डिफरेंट, वी कैन नॉट बी कंसिडर सेम लाइक द हिंदूज। हम और बेटरमेंट कर सकते हैं अपने एरिया को डेवलप करने के लिए, अपने रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिली कि नहीं मिली बेटा? बिल्कुल मिल गई। तो व्हाट वी कैन से, हाउ वी कैन लिंक इट विद द क्वेश्चन, हेंस द पार्टीशन वाज partially successful as it contributed to the political awakening and unity among the Muslims of India। ठीक है भाई। अब मुस्लिम्स को ये नहीं लगेगा कि हम इंडिया में इग्नोर्ड हैं, हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है भाई, दिस वाज अ पॉजिटिव थिंग। बट इट ऑल्सो ब्रॉट सम नेगेटिव थिंग्स विद इट। और वो क्या था बेटा? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वीकेंस इंडिया, है ना भाई। तो दिस वाज अ फर्स्ट फेलियर। होता क्या है जी, यहां देखते हैं। हाउएवर द सक्सेस ऑफ पार्टीशन वाज शॉर्ट लिव्ड because it was widely viewed as a part of British divide and rule policy. But the Indian National Congress was not ready to accept this partition. तो सर उन्होंने क्या किया? बेटा वो खामोश तो बैठेंगे नहीं, उन्होंने इस चीज को ओपोज किया। और उन्होंने कहा कि दिस इज एन अटैक ओवर द इंडियन नेशनलिज्म बाय क्रिएटिंग डिविजन्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। क्या हुआ सर इसका मतलब? सर इंडियन नेशनलिज्म क्या होती है? सर ये नेशनलिज्म क्या है? देखो बेटा, आपने अक्सर ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा इंडिया के अंदर भी कि भाई वी आर इंडियंस एंड आफ्टर दैट वी आर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई। ऐसे ही है। तो ये क्या है बेटा? वो कहते हैं ये नेशनलिज्म है, कि अपनी नेशन को अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी मानना, अपने नेशन को अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी कंसिडर करना कि भाई हम फर्स्टली हम इंडियन हैं या हम पाकिस्तानी हैं या हम ऑस्ट्रेलियन हैं या हम कैनेडियन हैं। ये है नेशनलिज्म। और बाद में हम अपने रिलीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये वाली बात है। मैं इस पे नहीं जा रहा कि इज इट राइट और रॉन्ग, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये था कि भाई बिकॉज द ब्रिटिश डिवाइडेड अस on the communal basis, Hindus and Muslims. So this definitely hurt the nationalism concept. समझ रहे हो मेरी बात को? So they started resisting. तो what we can say, therefore, from a political and social point of view, the partition failed to achieve a lasting peace or unity. चलो भाई, यहां से तो रेजिस्टेंस आ गई। लेकिन क्या सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ ओपोज किया था, सिर्फ इसको डिनाई किया था, रिजेक्ट किया था? नो बेटा। अब आएगी असल चीज, दैट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द आईएनसी। अब व्हाट वाज द रेजिस्टेंस सर? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बेटा मैसिव प्रोटेस्ट, बॉयकॉट्स, रैलीज, स्ट्राइक्स, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्यों बेटा, ऐसा क्यों है? अब होता यह है बेटा कि इस पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनसक्सेसफुल या ड्रॉबैक ये है कि बेटा इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से इंडिया में बहुत मैसिव राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं, रैलीज, बॉयकॉट्स, प्रोटेस्ट, ये सब स्टार्ट होते हैं। सो ब्रिटिश हैड टू स्टार्ट अ क्रैक डाउन अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी। ब्रिटिश कोशिश करते हैं उनको सप्रेस करने की, क्रश करने की, उनको सेटल करने की। बट यू नो दैट इट वाज नॉट एन इजी टास्क because Indian National Congress and the supporter of the Congress, they were not ready to accept this partition बेटा। तो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, मारपीट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया में काफी क्योस भी क्रिएट हुआ है, स्पेशली इन द बंगाल। ठीक है भाई, तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा कि हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मुझे जरा जल्दी से बताओ कि यहां तक की चीज समझ आ गई? ठीक है भाई, इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा?